हेलो बेंस, क्या हाल है आप सभी बच्चों का। तो भैया आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास से आगे वाला लेक्चर, क्योंकि हमने अभी तक दो लेक्चर पर दो बातें कर ली हैं, दो तीन लॉज पे हमने बातें कर ली है। कौन कौन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये लॉ मतलब तीन लॉ के बारे में हम लोग ने पढ़ा। अब इसके बाद चौथा लॉ है एवोगाड्रो लॉ। उसमें उसका मैं बताऊंगा भैया क्या होता है, जैसे कि अभी बताऊंगा ना। फिर उसके बाद जब वो बताने के बाद आज मास फ्रैक्शन स्टार्ट होगा। मास फ्रैक्शन स्टार्ट करने के बाद आज कंसंट्रेशन टर्म पे पहुंच जाएंगे। कंसंट्रेशन टर्म मतलब वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, मोलरिटी मोलरिटी। हालांकि ये आज नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा, ये तो कल ही के लेक्चर में हो पाएगा। लेकिन आपको ये बता दे रहा हूँ कि आज हम लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं। आज कंसल्टेशन टर्म तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, दूसरी चीज़ बात ये है कि भैया रिवीजन भी करवाना जरूरी है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आपको और अच्छा फील हो जाता, कनेक्टिविटी हो जाएगी हमारी और तुम्हारी, एक कनेक्टिविटी बन जाएगी। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था, इसमें आपको भी रिलैक्स फील हो रहा और मुझे भी रिलैक्स फील हो रहा कि बच्चे कनेक्ट हो जाए मेरे साथ, ठीक है बच्चों। बट अब मेहनत करना शुरू कर दो बेटा। अगर हारे हो तो उठो और मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि अंधेरे भी आती है तो अंधेरे के साथ साथ उजाला भी होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर रात बना हुआ है तो सुबह भी बना है, अगर अंधेरा हुआ है जीवन में तो उजाला भी होगा। लेकिन वो उजाला तभी हो पाएगा जब आप मेहनत करोगे। उस उजाला को लाने के लिए तुम उस अंधेरी रात के लिए लड़ोगे, अंधेरी रात से लड़ोगे, तब वो उजाला फिर से चमक के एक नई रोशनी ले आएगा। तो भैया मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर उजाला अपने लाइफ या अपने जनरेशन में लाना चाहते हो तो भैया मेहनत करना पड़ेगा। और डॉक्टर तुम आसान बात नहीं है, मैं सही बात बता रहा हूँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ। एक एक इंसान ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लो किसी की श्रद्धा होती है भगवान पे, पूजा करते रहते हैं। सही बात है, मेरी भी श्रद्धा है, मैं भी पूजा करता हूँ। लेकिन देखो, एक तो भगवान हो जाए, एक तो भगवान हो जाए, उन पे भरोसा करता है। और एक दूसरे भगवान कौन होते हैं, जिंदगी के दूसरे भगवान कौन होते हैं, डॉक्टर। जो कि हर वो इंसान मान लो बाई दी वे एक माँ है और एक बेटे की चोट लग गई है। अब जब भी बेटा उनका एडमिट है तो माँ की एक आंखें पलट नहीं झपकेंगी कि अपने बेटे को जब तक ठीक ना देख लें। और वो यही चाहेंगे, डॉक्टर बस जैसे बाहर आते रहे तो माँ पूछती है कि डॉक्टर कैसा है मेरा बेटा। तो मतलब समझो, एक इमोशन समझो कि डॉक्टर की लाइफ क्या होती है यार। डॉक्टर दूसरे भगवान होते हैं और भगवान बनने के लिए आसान मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। और वो तपस्या करने के लिए अगर तैयार हो तो समझ लो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ है। अगर बाय द वे नहीं हो तो तरना सीखो, लड़ना सीखो। जब तक लड़ोगे नहीं तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है। नीट या यूपीएससी, नीट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये ऐसा गेम होता है ना कि यहाँ पे लोग पीछे रह जाते हैं हर एक सेकंड में। अगर कोई सोच रहा है लाओ बात कर लें, पीछे गया। वो सोच रहा है लाओ 1 घंटा सो लें, पीछे गया। क्योंकि भैया कंपटीशन है। 21 लाख नीट में एग्जाम देने वाले थे, आप तो भी मालूम होगा। और 21 लाख में कितने सेलेक्ट होंगे ये भी आप तो मालूम होगा। मानता हूँ बोलते हैं पेपर बहुत आसान है, पेपर तो आसान है, पेपर तो आसान है। आपने क्या किया उस पेपर का, आपने कैसा परफॉर्म किया, आपने किस तरह अटेम्प्ट किया, ये मैटर करता है ना। हाँ सर, ये मैटर करता है। तो भैया मैं यही बोला हूँ, अगर तुम पढ़े हो तो तुम्हें पता है, ऐसा तो नहीं रहेगा कि भाई ये कहाँ पूछ लिया, वो कहाँ पूछ लिया, ऐसे कहाँ से हो जाए वैसे।
जैसे कि मैं बता रहा हूँ एक कंडीशन, अभी मैं एक बच्चे से मिला तो बोले भैया पेपर तो आसान था। हम थे हाँ पेपर तो आसान है, जाहिर सी बात है पेपर आसान है। तो मैंने बोला तुम्हारा आया कितना, स्कोर कितना बना है? बोले अप्रॉक्स 450। हम तो अच्छा 450 बना भाई, यार ये बताओ पेपर अच्छा आया, पेपर मान लो चलो तुमने पहले साल अटेम्प्ट किया 450 आया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, तुमने मेहनत किया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए था सिलेक्शन। तुम थोड़ा और मेहनती होते उस चीज़ के लिए जो तुम्हें आज दिक्कत चल रहा है, आज तुम सिली मिस्टेक कर रहे हो, उस चीज़ के लिए तुम्हें आज दिक्कत फील हो रहा। यही चीज़ तुम 2-3 महीने पहले चल रही होते तो आज तुम 450 अराउंड है, सिर्फ 50 पे होते, और सिर्फ 50 पे तो कहीं ना कहीं सीट तो मिल ही जाते। मैं ये कहीं ना नहीं, मैं बोलता हूँ एम्स मिले तुम्हें, एम्स मिले, मिले जा तो ना, लेकिन करो चलिए, जज्बा पालो। और वो तुम ही हो यार, कोई और डॉक्टर नहीं बनते, यहीं के लोग, यहीं के लोग, टोटा कानपुर यही सारे लोग बनते हैं ना, घर वाले लोग। मैं टोटा और कानपुर स्पेशल नहीं बोला हूँ भाई, गाँव में जो जो ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ते हैं रात रात दिन दिन, वो भी बनते हैं। मैं जानता हूँ मेरे गाँव में, मतलब अब आज की बात बता रहा हूँ, थोड़ा मैं टॉपिक से हट रहा हूँ क्योंकि भैया तुम्हें रियलाइज होनी चाहिए कि क्या तुम करने जा रहे हो अपने लाइफ में। समझ रहे हो मेरी बात? मैं अपने गाँव की बात बता रहा हूँ, 2 लाइब्रेरी खुले हैं और मैं कभी-कभी गाँव जाता हूँ, तो मैं ऐसे ही जाता हूँ क्योंकि मेरे घर के सामने है और मुझे कोई मना भी नहीं करता, क्योंकि भैया जितना लाइब्रेरी है वो हमारे फ्रेंड है। तो मैं ऐसे ही जनरली लाइब्रेरी में जाता हूँ, भाई साहब अलग ट्रेंड, अलग ट्रेंड, मैं बोलता हूँ अलग डेडिकेशन लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल। भाई रात-रात बंदे पढ़ते रहते हैं। मैं बोलता हूँ यार ये डाउनलोड हैं, ये गाँव के लोग हैं। बोलते हैं कि भैया चोटा वाले, कानपुर वाले ही सिलेक्शन है, ऐसा नहीं है बच्चा। गाँव वाले भी होते हैं और गाँव वाले काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। हाँ, उन्हें मालूम है वो एफ़र्ट नहीं कर पाते कहीं पे जाते, कानपुर, चोटा, बनारस जैसा भी हो, जो भी हो। लेकिन मैं ये बोलता हूँ गाँव वाले अगर चाह लें, माइंड अगर सही है, पढ़ने की एक हुनर हो, तो वो कुछ भी ना पाएँ ऐसा हो भी नहीं सकता, ये भी जान लो। तो ये सारी चीज़ आप लोगों के लिए था भैया, और आप लोग हालांकि मैं आशा करता हूँ कि ये सारी बात समझो और अपने लाइफ की एक पटरी चढ़ना स्टार्ट करो, और उस पटरी तो चढ़ने में जोर जान सब कुछ लगा दो, और इन दी लास्ट जब सिलेक्शन पा जाओगे तब मुझे मुझे क्या, तुम्हें अपने आप पे गर्व होगा कि मैं इस दुनिया में हूँ तो मेरा कोई अस्तित्व है। नहीं तो कोई अस्तित्व नहीं है भाई। ये कहने का होता है कि पिता के बल पे तुम हो, अभी तुम सब पिता माता के बल पे हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व बना ही नहीं है। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मासेस, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मासेस, पहला मैंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ मास, मैंने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव ऑफ मास। इस लॉ के मुताबिक रही बात, इस लॉ के मुताबिक मैंने क्या बोला था कि भैया पहले ये किसने दिया था, ये दिया था लोबाइसर ने, लोबाइसर इन 1744, इन 1744 में दिया था। इन्होंने क्या बोला, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। चलो, इन्होंने बोला भैया मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, लाओ लिख देते हैं भैया। ये बात मैंने अगले लेक्चर में मैंने बोला था, लिखा नहीं था ना। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। दूसरी चीज,
मैटर के बाद मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। फिर उसके बाद हम आते हैं भैया, इन्होंने क्या बोला था, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आर कंजर्व, आर कंजर्व। मतलब मेरे कहने का मतलब जो रिएक्टेंट साइड का मास और वो प्रोडक्ट साइड का मास हमेशा बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो C प्लस ओ टू, C प्लस ओ टू ड्रिफ्ट आउट CO2। ठीक है, ठीक है, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 32, 32। ठीक है, ये हो जाएगा 32। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 12 और 32, यहाँ पे 44 आ जाएगा, और इन दोनों तो जोड़ो 44 आ जाएगा। मतलब दोनों साइड का मास, दोनों साइड का मास बराबर है कि नहीं, हाँ बराबर है। तो यही तो लॉ बोला है, लॉ ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट साइड का जो मास 16, अरे यार रिएक्टेंट साइड का मास मतलब सी का मास 12, O2 का मास 32, इन दोनों को ऐड कर लो 44 आ जाएगा। अब उसके बाद जो प्रोडक्ट साइड मतलब CO2 बना, सी का मास 12, O2 का मास 32, इन दोनों को ऐड कर लो 32, 44, 44। तो मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आर कंजर्व। ठीक है, जैसे कि ये लॉ में मैंने ये बताया था, क्वेश्चन इस पे नहीं पूछा गया है। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रपोर्शन, डेफिनेट प्रपोर्शन, डेफिनेट प्रपोर्शन। इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें मैंने क्या बताया था, मैंने बोला कहीं का भी मॉलिक्यूल्स उठा लाओ। मान लो तुम लखनऊ चले जाओ, कैपिटल में चले जाओ, वहाँ का वाटर का मॉलिक्यूल्स निकालो। तो भैया मैंने बताया था H2 होता तो मॉलिक्यूल्स ले लो, इसका 1, इसका 2 और इसका 16 है। ठीक है, 2:16। अब बाय द वे, अब तुम मान लो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 4:2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले लो, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले लो, यहाँ पे 6:30 कितना हो जाएगा 48। तो भैया मेरे कहने का मतलब है 2:16 मतलब 1:8 आ जाएगा। यहाँ पे 4:32 1:8 आ जाएगा, 6:48 1:8 आ जाएगा। मतलब टोटल कहने का मतलब है कि भैया तुम कहीं का भी मॉलिक्यूल्स उठा लाओ, कहीं का भी मॉलिक्यूल्स उठा लाओ। मान लो ये हो जाएगा लखनऊ, मान लो ये कानपुर का हो जाएगा, मान लो ये चोटा का हो जाएगा। भाई तुम ये तीनों मॉलिक्यूल्स उठा लाओ, और मॉलिक्यूल्स उठाओ और इनका रेशियो देख लो, बराबर आएंगे 1:8, 1:8, 1:8। भाई मॉलिक्यूल्स का रेशियो तो सेम रहेगा, जो मॉलिक्यूल जैसे वाटर का रेशियो है वो तो सेम रहेगा, CO2 का रेशियो तो सेम रहेगा, जो मास ऑफ रेशियो है वो कभी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होता है, कंसंट्रेशन। बाय द वे कहीं अभी मैंने ऑब्जर्व किया था, मैंने गया था क्या नाम है एजिया गया था, तो मुझे क्या हुआ कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ का पानी बहुत मीठा ही है, रियल की बात बताऊँ। फिर मैंने दूसरी जगह रहा तो मुझे पानी इतना ख़राब लगा, इतना पॉल्यूटेड लगा कि भाई साहब तुम पी नहीं सकते हो। चलो कोई नहीं, मैं तो वही फ़िल्टर बॉटल ले लिया था, वहाँ से पी रहा था, जिंदा था, समझो जिंदा था ऐजा। अब भाई हुआ क्या, वहाँ का पानी इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन था, इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन था कि तुम पी नहीं सकते हो। वहाँ पे मैंने ये भी सुना हुआ है, मैंने देखा कि अब मैं रहता तो वहाँ पे देखता कि भैया बहुत ज़्यादा बच्चे का जो हेयर है वो वाइट हो जाता था। क्यों? क्योंकि पानी इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन था और पानी की गंदगी बहुत ज़्यादा था। वो ऐसी बात है, गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है उस शहर में। अगर बात कर दी जाए टॉप 1 होगी पॉल्यूटेड सिटी हो रही, पॉल्यूटेड सिटी में टॉप फर्स्ट आता था। ठीक है, टॉप फर्स्ट पॉल्यूटेड सिटी था, बहुत ज़्यादा पानी गंदा था।
ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या डेफिनेट प्रपोर्शन हो गया। अब तीसरा लॉ मैंने क्या पढ़ाया था, तीसरा पढ़ाया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इस लॉ में क्या बताया था, अगर जैसे मान लो ए प्लस बी है तो इसे तुम कैसे ले सकते हो ए बी, इसे कैसे ले सकते हो ए टू बी, इसे कैसे ले सकते हो ए टू बी टू, इसे कैसे ले सकते हो ए बी टू। तो ऐसे ऐसे ले सकते हो कि नहीं, हाँ ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कार्बन और ऑक्सीजन ले लो, तो भैया ये कार्बन और ऑक्सीजन CO ले सकते हो, CO2 ले सकते हो। क्या कभी तुमने ये सुना है C2O, सुने हो, नहीं सुने हो, तो ऐसे नहीं लिखा जाता। CO तो ऐसे लिख सकते हैं, CO2 तो ऐसे, मतलब जो मॉलिक्यूल्स बन जाए, ऐसा नहीं है कि CO2 कुछ भी बना लो, जो मॉलिक्यूल्स बन जाए उसी मॉलिक्यूल्स तो आप बना सकते हो, उसी मॉलिक्यूल को बना सकते हैं। जैसे मान लो यनो, यनो च ले लो, यहाँ पे यनो मतलब यनो भी बनता है, NO2 भी बनता है, N2O भी बनता है, N2O4 भी बनता है कि नहीं, हाँ बनता है। तो ऐसे सब लेना है, ऐसे सब लेना है। देखो 3 ला थे, 3 ला एक ही बार में मैंने बता दिया। देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन इन्होंने दिया था, डाल्टन ने दिया था 1804 में डाल्टन ने दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रूस्ट ने दिया था इन 1784 समथिंग ऐसे ही था, 1784 में उन्होंने दिया था, लेकिन उस पर बात हमें करनी भी नहीं है और जानना भी नहीं है। चलो अब आगे की बात करते हैं। आज मुझे एवोगाड्रो लॉ पढ़ना है, ठीक है। आज हमें कौन सा लॉ पढ़ना है, एवोगाड्रो लॉ। या पहले चौथा लॉ पढ़ लो, 3 लॉ है, 4 लॉ। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। सर ये कहाँ से ला आ गया, ये ला आ गया मतलब ला पहले था, पहले एनसीईआरटी की बुक में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल था, लेकिन अब की एनसीईआरटी में हटा दिया गया है, इसलिए पूछा भी गया पहले के प्रश्न में क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं, लेकिन पूछा नहीं ज़्यादा, जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन तुम जानो तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या होता है। मान लो 8A है तो एलिमेंट, 8B है एलिमेंट, 8 मान लो C है, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ भैया कि भैया इन तीनों में भी रिलेशनशिप होता है, मतलब A के साथ C भी रिलेशन हो, C के साथ B की भी रिलेशन हो और B के साथ A की रिलेशन। सर नहीं समझ में आया। मान लो AC2, 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 ठीक है। मान लो CB2, CB2 और मान लो BA2, मान लो BA2, मतलब जो रिलेशनशिप होना चाहिए, जो रिलेशनशिप होना चाहिए तीनों में होना चाहिए। मान लो AC का रिलेशनशिप है, CB का रिलेशनशिप है, BA का रिलेशनशिप है, अगर ये तीनों रिलेशनशिप होता है एक, मतलब तीनों एलिमेंट में ये रिलेशनशिप पाया जाता है, और ये रिलेशनशिप पाने का मतलब कौन सा लॉ बताता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। बस सिंपल से ये बात जानने लायक है, और इस पे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं इसलिए, और एनसीईआरटी में भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है। फिर चौथा लॉ आता है लॉ ऑफ एवोगाड्रो नंबर, जो कि अभी भी हटा दिया गया, लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी सॉरी, ठीक है। लॉ ऑफ एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो लॉ ऑफ एवोगाड्रो क्या होता है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल।
क्या होता है भैया, सीधे से स्टेटमेंट होता आता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अदर सेम हो जाए तो मोल्स भी बराबर हो जाते हैं। मतलब सीधे मतलब नंबर ऑफ वॉल्यूम, मोल्स नहीं लेते रहा हूँ, नंबर ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। उनका यही सीधे सा फंडा है, सीधे से फंडा है, नंबर ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। लॉ ऑफ एवोगाड्रो क्या बोलता है, वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। मैंने क्या बोला, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स। मैंने यही बताया। एवोगाड्रो लॉ क्या बताता है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये एवोगाड्रो लॉ का स्टेटमेंट था। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ये बात समझ में आया। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं और ये टॉपिक चलते हैं समाप्त। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन हटा रहे हैं भाई। मिट गया भाई, हाँ मिट गया। अब चलो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं बॉडी सॉरी, चलो भैया तुम्हें ये प्रश्न, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, और ये हालांकि नीट 2014 का है भाई। जो बच्चे तो अगर आ रहा हो तो वो वीडियो तो पॉज करें और सॉल्यूशन करें, अगर नहीं आता है तो फिर आंसर देते, एक बार कोशिश करो। ठीक है, मैं यही बोलूँगा। देखो पहले बोला इक्वल नंबर ऑफ मोल, ये क्या बोला, इक्वल नंबर ऑफ मोल। पहले यहाँ पढ़ना, इक्वल नंबर ऑफ मास लिखा है, मोल नहीं लिखा है, इक्वल नंबर ऑफ मास। ठीक है, ये लिखा है इक्वल नंबर ऑफ मास ऑफ H2O2 मीथेन हैज बीन टेकन एज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन आइडेंटिकल कंडीशन। मतलब तुम्हारे साथ क्या ही मजाक चल रहा है, क्या ही मजाक चल रहा है। क्वेश्चन इतना हाई फाई दे दिया है, आंसर 1 नंबर का है, 1 नंबर का है। चलो अब देखो, मैं पहले H2 का मोल निकालता हूँ, O2 का मोल निकालता हूँ मीथेन का। ठीक है, तो मोल ऑफ H2, पहले मोल ऑफ H2 निकालूंगा। मोल ऑफ H2 मान लो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट तो W लिख दे रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, H2 का 2 होता है, 2 होता है। ठीक है, चलो मोल ऑफ क्या निकाल लेते हैं, O2। अब मोल ऑफ O2 निकाल लेते हैं। मान लो वेट W ही ले लेते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट O2 का 32 होता है। ठीक है, अब चलो मान लेते हैं मोल ऑफ CH4 मीथेन है। अब इतना भी वेट लेते थे W, और मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है। अब इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो भैया क्या आ जाएगा, W/2 इज टू W/32 इज टू W/16। ठीक है, अब उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो W तो कॉमन ले लेंगे, 1/32 इज टू 1/16 इज टू 1/2 सॉरी 1/2 इज टू 1/32 इज टू 1/16 ये होता है। ठीक है, अब
क्या इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? हाँ, देखो तुम्हारा आंसर यहाँ तक भी हो सकता है, और अगर सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे 2 है, 32 है, 16 है, तो यहाँ पे अगर 2 से करोगे तो 32 में छोटा पड़ जाएगा, 16 में पॉइंट में आंसर आने लगेगा। देखो तुम्हें पॉइंट में आंसर नहीं लाना है तो 32 से तो मल्टीप्लाई कर दो, 32 से मल्टीप्लाई कर दो, लिख दे रहा हूँ भैया, नहीं मालूम पड़ा तुम भूल जाओ। मल्टीप्लाई ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 32। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 32 तो मतलब 32/2 हो जाएगा, इस टू 32/32 इस टू 32/16। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, मतलब 16, अरे यार 2 इस्टेम 2 2 6 12, 16:1:2, ये आपका आंसर आ गया। ये तो क्या तुम्हें मतलब फील हुआ कि भैया ये क्वेश्चन टफ था? क्वेश्चन क्या लिखा था? नंबर ऑफ मास ऑफ H2O2 मीथेन हैज बीन टेकन ऑफ द कंटेनर ऑफ वॉल्यूम बी एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन आइडेंटिकल कंडीशन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस। और वॉल्यूम ऑफ गैसेस जैसे ही तुमने देख लिया कि भैया वॉल्यूम ऑफ गैसेस निकालना है, वैसे तुम्हारे माइंड में खटक गया कि भैया ये एवोगाड्रो लॉ का क्वेश्चन है, एवोगाड्रो लॉ का क्वेश्चन है। और वैसे ही तुमने आंसर बता दिया कि पहले मोल निकाल लेते हैं और मोल निकालने के बाद इनका रेशियो हम दे देते हैं। देख लो ये रेशियो आ जाए 16:1:2, ठीक है। अब तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आया है, इसे पढ़ो। क्या लिखा है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। पूछा क्या है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नीडेड टू बर्न ऑफ कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस मेजर्ड एट सेम कंडीशन। नीट 2008 का प्रश्न है। लॉ लिख दे रहे हैं, ऑप्शन ले रहे हैं। 5 लीटर, 10 लीटर, 7 लीटर, और क्या है 6 लीटर। ये आपको नीट 2008 का प्रश्न है, इसे आपको सॉल्व करना ये है। हालांकि तुम्हें लगता क्या है, मुझे भी जब मैं 10th में था तो मैं भी एक बार क्वेश्चन जब ऐसे देखो नहीं डर लगता है, लेकिन जब पेपर आ जाए सामने और पेपर में ऐसा लिखा हो छोटे छोटे शब्द में, इतना घबराहट होती थी यार। मतलब हाई फाई क्वेश्चन का लेवल बना देते थे, आंसर उसका छोटा ही रहता था, लेकिन क्वेश्चन लिखने का तरीका। और तुम तो जानते ही हो ना, सीबीएसई का एक रियलिटी बात बताऊँ क्या, सीबीएसई प्रश्न तो इतना घुमा देती है, इतना घुमा देती है कि प्रश्न रहता है छोटा सा, लेकिन वो बंदे इतने ज़्यादा ही ट्विस्ट कर देते हैं, बच्चे समझ ही नहीं पाते कहना क्या चाहती है। तो इस पे मैं भी हैरान हूँ, और इससे मैंने एनालिसिस किया तो मुझे मालूम पड़ा सीबीएसई का वर्ड बहुत ज़्यादा ही घुमाते देता है। और इसके बाद मैं 12th में प्रिपेयर कर लिया था कि भाई ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा सीबीएसई, और मुझे इतना तो मालूम था। ये तो मैंने पेपर नहीं बनाया तो मुझे तो ये आइडिया नहीं, लेकिन मैंने एक एनालिसिस 10th में कर ली थी, तो मुझे 12th में आते आते मालूम पड़ जाता पेपर कैसे बने, तो मैंने उसी हिसाब से प्रैक्टिस किया था, ठीक है। हाँ, पूछा था व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर इतना। क्या पूछा है? प्रोपेन। प्रोपेन का फार्मूला भैया C3 प्रोपेन है, C3H7 है कि H6 है? H7 होना चाहिए, H7 है, देख लेता हूँ मैं भी। सर आप तो नहीं मालूम, नहीं H8 है यार। अरे यार C3 मतलब 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो है। फिर देख लो C3H8। अब देखो बोला क्या, C3H8 का तुम कंबसन करोगे, C3H8 का कंबसन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में करोगे तो CO2 निकलेगा। अरे यार कंबसन का मतलब CO2 निकलना और वाटर निकलना। देखो जितना मॉलिक्यूल्स ऑफ C3 है उतना मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकलेगा, और जितना मॉलिक्यूल्स H8 है तो उसका हाफ वाटर निकलेगा, ठीक है, 4 वाटर। देखो बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं, पहले बैलेंसिंग देखो। C3 हाँ C3 है,
O6 है, O6 है और यहाँ पे O4 है, 6 4 10 और यहाँ पे मैं 5 ले दे रहा हूँ ना, 5 दूनी 10, 10 ऑक्सीजन इधर, 3 दूना 6, 6 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर, कुल मिलाते 6 4 10 ऑक्सीजन हो गया, 3 कार्बन हो गया और 8 हाइड्रोजन, 4 दूना 8, 8 हाइड्रोजन, बैलेंस है, ठीक है। अब बोला क्या, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री, इतना इतना, कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन, मतलब ये 1 लीटर दे दिया है, 1 लीटर दे दिया है, 1 लीटर दे दिया जाए। अब इसका मैं बता रहा हूँ 5 इंटू, इसका मास निकालो जो 5 इंटू O2 का मास 32, तो ये आता है, हाँ ये आता है, ठीक है, ठीक है, ये आता है। तो मुझे ऑक्सीजन पूछा है तो मैं बाकी का मास क्यों निकालूं, ठीक है। 1 लीटर दिया है तो 1 इंटू, देखो अभी तुम्हें तो चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, वो आगे समझ में आएंगी। 1 इंटू 5 इंटू 32 निकालो, 5 इंटू 32 बाई यहाँ पे कितने, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे C3H8 में टोटल कितने ग्राम है, मतलब कितना इसका वेट है। तो देखो इसका वेट कितना है, 1 लीटर है ना, 1 लीटर में तो 1 लीटर ही आएगा। तो करीब करीब रुको रुको, नहीं एक बार देख लेते हैं। तो 12 24 बातें 36, 36 प्लस 8, 36 प्लस 8, 37 8 39 40 41 42 43 44 44 ना, 44 हो जाएगा। तो इतना मैं 1 करूँगा, देखो कितना आ रहा है, 5 इंटू 32 अपॉन 1, अच्छा सॉरी लीटर में है ना, लीटर है, मैं मार्क क्यों नहीं चालू हूँ, लीटर है, तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 22.4 लीटर होता है ना, 5 इंटू 22.4 लीटर होता है ना, और ये सिंपली लीटर दिया है तो मैं इसे 5 लीटर भी लिख सकता हूँ, 5 लीटर भी लिख सकता हूँ, 5 लीटर। तो 1 इंटू 5 बाई 1, यहाँ से 5 लीटर आ जाएगा, 5 लीटर योर आंसर हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। अरे यार मैं ग्राम निकाला था, देखो लीटर में दिया था और मैं इसका मास निकाला था, अरे ये मास दिया होता तब मैं मास निकालता चलता, यार लीटर में दिया है तो लीटर इसका निकालना है, तो 5 इंटू लीटर हो जाएगा, 5 इंटू 22.4 लीटर हो जाएगा। मैं मास क्यों निकालूँ, क्योंकि मास में दिया ही नहीं है, लीटर में दिया है, तो 5 इंटू लीटर बाई 1, ठीक है, ठीक है, 5 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये तो इतना हल्का सा प्रश्न सर, आप तो भी तो नचा दिया, इतना हल्का सा प्रश्न भाई, तभी तभी कंफ्यूजन हो जाता है। आपके सामने ये प्रश्न प्रस्तुत कर दिया गया है भाई, नीट 1990, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे तब का ये प्रश्न पूछ लिया, 1990 का प्रश्न है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 and SO2 is 32 and 64 respectively at 15 degrees Celsius and 150 mm Hg pressure. 1 liter of oxygen contain n molecules. The number of molecules in 2 liter of SO2 under the same कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। यहाँ तुम्हें सरल लगेगा, लेकिन जब पेपर में आते हो तो वो छोटा छोटे शब्द में इतना बड़े में एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाता, उतने बड़े में समझना मुश्किल होता है ना, सही बोला ना। यहाँ पे मैं थोड़ा गैप लेते लिखा हूँ कि हाँ समझ में आ रहा, दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 एंड SO2 इज 32 64, मतलब मॉलिक्यूलर वेट O2 का 32 दे दिया, SO2 का 64 रिस्पेक्टिवली एट 15 डिग्री सेल्सियस 150 mmHg। 1 liter of oxygen, 1 liter of oxygen contain n molecules। अगर 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना कंटेन कर रहा है, n मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रहा है। अब यहाँ पे रुकना थोड़ी देर, अब पढ़ना, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर, 1 लीटर में कितना n, तो 2 लीटर में 2 लीटर SO2, 2 लीटर SO2 के मॉलिक्यूल्स में अंडर द सेम टेम्परेचर, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो भैया सेम कंडीशन, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर में 8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कितना कंटेन कर रहा है, n मॉलिक्यूल्स। सेम कंडीशन में 2 लीटर ऑफ SO2 कितना कंटेन करेगा, 2n।
2n सिंपली सिंपली 2n ना यार, समझो प्रश्न, समझो प्रश्न। बोल क्या रहा, तुम्हारे सामने आंसर भी दे दिया, 8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन और यहाँ पे SO2 लिखा है, चेंज नहीं हो जाएगा? अरे यार कंट्रोल कंट्रोल मजनू। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पे 32 लिखा, SO2 लिखा है, लेकिन लिखा क्या है, अंडर सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर सेम है ना भैया, उस कंडीशन में बताना है, उस कंडीशन में। मुझे ऑक्सीजन और ये SO2 से नहीं मतलब है, मुझे मतलब क्या है, अंडर सेम और सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन n मॉलिक्यूल्स ले रहा है, तो 2 लीटर ऑफ SO2 कितना करेगा, 2n। यहाँ पे अगर 8 लीटर होता तब n होता, तब n होता, लेकिन 2 लीटर है तो यहाँ पे 2 लीटर ऑफ SO2 कंटेन डी 2n। सिंपल सिंपल। इतना बड़ा प्रश्न हाई फाई बनाते जो ना समझ में आए। चलो ये प्रश्न आपके पास मिल गया। व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथाइलिन। देखो देखो अभी यही प्रश्न अगर तुम थोड़ा वीडियो तो पीछे करोगे, इससे 2 प्रश्न पीछे, तो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दिया था, बट वहाँ पे मैंने दिया था लीटर। याद है जिसका आंसर आया था 5 लीटर। हाँ सर हाँ सर, अभी याद आ रहा है, अभी याद आ रहा है। यहाँ पे 1 लीटर दिया था, ये वहाँ पे 1 लीटर दिया था ये प्रश्न, हालांकि उसी टाइप का है लेकिन वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.8 kg दिया गया है। ये नीट 1984 में पूछा गया है, नीट 1984 में पूछा गया है ये प्रश्न। अब इसका आंसर देख लो भाई, ऑप्शन दे दें भाई, सॉल्व कर रहे होंगे जो बच्चे, उन्हें ऑप्शन दे दिया जाए। अबे भाई क्या हो गया, चलो ऑप्शन दे रहा हूँ, ABCD। ए ऑप्शन है 2.8, 6.4, 6.4 और क्या है 9.6 और 96, सब तेजी में तेजी में तेजी में। तो भैया ये आपके पास क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए, अगर नहीं आ रहा हो तो मेरे साथ आइए, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखेंगे, कोई और कलर नहीं है, चलो आओ देखते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। देखो इथाइलिन का फार्मूला होता है C2H4 होता है, C2H4। जब इसका कंबशन करेंगे O2 लेंगे, दिस आउट। मैंने बोला जितना मॉलिक्यूल, जितना कार्बन का वेरिएबल होगा, जितना इसे वेरिएबल बोलते हैं, इसे कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। जितना वेरिएबल होगा उतना मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज हो जाएंगे। मतलब C2 है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज हो जाएंगे। H4 है, H4 है, उसका आधा, उसका हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हो जाए। मतलब H4 है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज होंगे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज होंगे। अब बोला क्या, अब बोला क्या, सुनो सुनो सुनो, हाँ अब बोला क्या, ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है, क्या दिया है 2.8 kg दिया गया है इथाइलिन, 2.8 kg दिया है इथाइलिन, ठीक है। पहले देखो बैलेंस है कि नहीं, C2H4, C2 O यहाँ पे 4 है और यहाँ पे O 2 है, 4 2 6, मतलब यहाँ पे 3 हो रहा, देख लो O यहाँ पे 2 है, यहाँ पे O 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 C2, यहाँ पे भी 2 C2, यहाँ पे H4। हाँ सही है, सही है, अब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट, अब देखो वहाँ पे लीटर में दिया था तो हमने 3 लीटर डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ पे वेट में दिया है तो यहाँ पे इसका वेट फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 इंटू 32 करना पड़ेगा, ठीक है। 3 इंटू 32 करेंगे और यहाँ पे C2H4 का वेट क्या हो जाएगा, C2H4 मतलब 12 24, 24 4
24 24 4 28 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 22 24 24 4 28। तो अब हमें इसे निकालने के लिए भैया ऑक्सीजन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड का कैसे निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अभी नहीं समझ में आएगा, आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले 2.8 लिखना, इंटू ये करना ऑक्सीजन का पूछा ना, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड तो यहाँ पे आएंगे इंटू 3 इंटू 32 ऊपर 3 इसलिए लेते 3 का कॉफिशिएंट है, 3 इंटू ऑक्सीजन का वेट है 32, ठीक है, अपॉन इसका पूरा वेट 28 है। तो यहाँ पे क्या दो 28 से 28 गया तो 0.1 इंटू 3 इंटू 32 3 इंटू 32 तो 32 इंटू 3 96 आ जाएगा, 96 इंटू 0.1 तो 9.6 kg आ जाएगा आपका आंसर, 9.6 kg आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड योर आंसर, तो देखो ऐसे ऐसे सिंपली प्रश्न पूछे जाते हैं यार, अबे भाई तुम क्यों अटके हो। हाँ चलो, हाँ ऐसे ऐसे सिंपली प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या तुम्हें इसमें हार्ड लगा, क्या तुम्हें ऐसा तो फील हुआ कि जो तुम्हें ना समझ में आया हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगा, और मैं नीट का ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हालांकि बहुत पुराने प्रश्न करवा रहा हूँ। मॉडर्न टाइम में अब के समय में ऐसे प्रश्न नहीं आने वाले, ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमें पुराने प्रश्न नहीं छोड़ने चाहिए। प्रैक्टिस के लिए सब तो जायज़ है, और ये नीट में PYQ में दिया हुआ है, इसने प्रश्न मैंने करवाया है। लॉ ऑफ सिंपल ऑफ कॉम्बिनेशन में जाओ के 5 प्रश्न मैंने करवाया, और ये 5 प्रश्न नीट PYQ में दिया हुआ है, ठीक है। तो भैया मैं साथ में ये PYQ करवाते चला हूँ, और लास्ट में मैं बोला हूँ PYQ जो आपसे वादा किया हूँ वो हम करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पे करवा दे रहे हैं वहाँ नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ता है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन क्या बोलता है भैया, वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ता है मास फ्रैक्शन क्या बोलता है वो पढ़ो। मास फ्रैक्शन, अब देखो मास फ्रैक्शन क्या बोलता है ये पढ़ो। मास फ्रैक्शन, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ बच्चा, रुक जाओ कहाँ गया। मास परसेंटेज है यार, थोड़ी जल्दी हो रही थी ना भाई, हमें लग रहा है मास फ्रैक्शन में जान लेता हूँ। मास परसेंटेज कभी होता है ना, वर्डन आता रहता है लेकिन लिख नहीं पाओ, कभी ऐसे मुझे याद आ रहा था लेकिन मैं याद ही नहीं कर पा रहा था वो परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज क्या बोलता है? अच्छा परसेंटेज तो किस तरह डिफाइन करोगे? अगर मान लो तुम्हारा परसेंटेज तभी 10th या 12th का देखा जाए, या तुमसे कोई पूछे कि भैया तुम्हारा 10th में कितना परसेंटेज आया था, तो मतलब तुम्हारा वो कहाँ से एज्यूम करेगा? 10 से, मतलब बाई दी वे मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारा पूछते हैं लोग कि भैया कितना आया परसेंटेज, यही पूछते हैं ना? हाँ पूछते हैं। तो तुम परसेंटेज वो कहाँ से मेजर करते हैं? जैसे 100% में कितना परसेंट आया, यही तो पूछते हैं मेनली। परसेंटेज का शब्द या परसेंटेज का वाक्य कहाँ से निकला? 100 से ही तो निकला, तो 100 से निकला। तो देखो इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है, उस पर चलते हैं वर्ड, और इस पे तो चलते हैं तो लिखो मास ऑफ मान लो यस एलिमेंट है, उसका हमें मास परसेंटेज निकालना है। तो मास परसेंटेज ऑफ यस एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इक्वल टू यस ऑफ वेट ऑफ यस लिखना है ना, वेट ऑफ यस अपॉन टोटल वेट इंटू 100, टोटल वेट इंटू 100,
इंटू 100। भैया यस है, यस तो यार ये लोग ऐसे समझो, वेट ऑफ यस अपॉन टोटल वेट इंटू 100। जैसे मान लो 8 CaCO3 अदर क्वेश्चन दे दिया जाए CaCO3 इसका हो जाए 40 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन 16 बचे 16 48, मतलब कुल मिलाते इसका आ जाएगा 100। देख लो 100 ही आएगा ना, 40 50 2 52, हाँ हाँ श्योर श्योर श्योर। देखो अब यहाँ पे पूछ लूँ कि भैया मास ऑफ ऑक्सीजन 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 O2 मॉलिक्यूल्स और O2 मॉलिक्यूल्स फाइंड मास परसेंटेज ऑफ O2 मॉलिक्यूल, मास परसेंटेज ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। ये आपको क्वेश्चन बनाते दे दिया गया। अब ये क्वेश्चन बनाते दे दिया गया, तुम्हें देखना क्या है, CaCO3 ग्राम होगा ना, रुक जाओ, ग्राम ऑफ द मॉलिक्यूल्स होगा, ग्राम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। CaCO3 ग्राम ऑफ द मॉलिक्यूल, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ O2 मॉलिक्यूल। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए, अब हमें किसका फाइंड करना है, O2 का फाइंड करना है, सॉरी ऑक्सीजन एटम हो जाए यहाँ पे यार, ऑक्सीजन एटम, 8 ऑक्सीजन है ना, नहीं O3 का मान लो, O3 का मान लो, अभी O3 मॉलिक्यूल्स मान लो, क्योंकि देखो अब O3 मान लो अभी थोड़ी देर, चलो मान लिया सर, आपके कहने पे मान भी लिया, चलो ठीक है। तो मास ऑफ O3 एलिमेंट, O3 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा ना, ऑक्सीजन एटम होता तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू O3 का मास कितना होगा, 8 का 16, 16 तिया 48 48 बटा बटा 100 इंटू 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 100 और 100 थटा तो 48% आ गया O3 का कितना परसेंटेज आ गया, 48। मान लो भैया, मान लो, अब मानने में क्या ही जाता है, मान लो NaOH मान लो 20 ग्राम दे दे। यहाँ पे अगर मैं ग्राम में दे देता हूँ तो तुम्हें यहाँ पे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अभी इतना घुमाए नहीं, अभी सीधे सीधे प्रश्न देते हैं ना। पहले NaOH मॉलिक्यूल्स दिया है, फाइंड दी ऑक्सीजन O लिखा हूँ, ऑक्सीजन एटम ऑफ मास परसेंटेज इसका NaOH में ऑक्सीजन एटम का मास परसेंटेज हमें फाइंड करना है। तो भैया इसका चलो देखते हैं, NaOH मतलब 23 16 और प्लस 8 17 17 3 20 20 40, मतलब NaOH का 40 हो जाएगा। तो हमें क्या मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16 अपॉन और टोटल वेट 40 इंटू 100, 0 कैंसिल हुआ, 0 कैंसिल हुआ और 10/4, मतलब ये 16 इंटू 0.4 हो जाएगा, 16 इंटू 0.4 हो जाएगा। और 0.4 होने से क्या हो जाएगा, अरे यार छोड़ो, 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 ऐसे कर दो, 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 होता है 16 इंटू 40 आ जाएगा, 40% आ जाएगा, 40% आ जाएगा। देख लो 8 0 से 1 0 यहाँ कटा, 4 4 जा 16, 4 इंटू 10 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, सिंपली 40 आ जाएगा। तो भैया मास परसेंटेज आपको निकालना समझ में आ जाए, मास परसेंटेज ऑफ यस एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब वेट अपॉन जिस एटम या जिस मॉलिक्यूल का निकालना है उसका वेट रखना है अपॉन टोटल वेट इंटू 100 रखना है। तो भैया ये फार्मूले हो जाए, और इस फार्मूले पे आपको क्या नाम है, वैल्यू पुट करना है, और वैल्यू पुट करते मास परसेंटेज तो आपको निकाल लेना है। इस पे क्वेश्चन अब हम अगले लेक्चर पे करवाएंगे, मास परसेंटेज मैंने बोला था
तो मास परसेंटेज मैंने चढ़वा दिया है, अब देख लेते हैं। वैसे कि अब हम पहुंच गए हैं इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला एक और बचा है, जरा देख लेते हैं, फिर कंसंट्रेशन टर्म पे पहुंच जाते हैं। देखो इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब देखो इस पे मैं ट्यूशन अगले टर्म पे मैं इसके ऊपर मतलब इस पे ट्यूशन करवा दूंगा। जो मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज का फार्मूला सीधे रखो कि वेट ऑफ यस एलिमेंट ऑफ एटम, मतलब जिस एलिमेंट या एटम या मॉलिक्यूल का आपको निकालना है मास परसेंटेज, उसका वेट रखो अपॉन टोटल वेट रखो इंटू 100 कर दो। ठीक है, ठीक है भैया। अब उसके बाद आते हैं इम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो इम्पेरिकल फार्मूला मैं रखूंगा इधर। देखो ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये होता है इसका इम्पेरिकल फार्मूला, ये होता है इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, जैसे कि मान लो एक होता है ग्लूकोज का ले लो C6H12O6 होता है, ये सिंपली इस ग्लूकोज का फार्मूला होता है। इसका जब इम्पेरिकल फार्मूला लिखोगे तो यहाँ पे तुम्हें 6 से डिवीजन कर दो, 6 में तीनों डिवीजन कर दो, 6 में 6 अगर बाहर दे देते हैं तो 6/6 गया, 6/2 12 और 6/6, मतलब इसका आ जाएगा C1 H6 हो जाएगा, अरे सॉरी H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा और H1 हो जाएगा। देख लो यही हो रहा, तो मतलब CH3 हो जाएगा। देख लो यही हो जाएगा ना, सॉरी सॉरी यार, CH2O। देखो यही बना है, मैं क्या 6 से बात कर दिया भाई, तीनों में डिविजिबल कर दिया, डिवीजन कर दिया, 6 से डिवीजन किया, C1 आ जाएगा, C1 आ गया, मान लो 1 ले दो, C1 आया। H12 से 6 से डिवीजन किए तो यहाँ पे 2 आ गया, H2O1 आ गया। तो यही फार्मूला बन गया, और यही जो फार्मूला बना इसे तो हम इम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। अरे सर इम्पेरिकल फार्मूला इतना सस्ता, अरे मतलब कुछ भी आप कह रहे यार इतना सस्ता, हाँ यही सच है, यही सच है। अब जैसे कि मान लो अब इम्पेरिकल फार्मूला में और क्या दे देते हैं, C6H6 बेंजीन ले लो, C6H6 बेंजीन है। अब इसे डिविजिबल कर दो 6 से, तो अब बार बार ये थोड़ी ना लिखते हैं, अब छोटे बच्चे तो वो नहीं बार बार लिखते हैं, अच्छा भी नहीं लगता। नहीं मालूम पड़ा मेरे बच्चों छोटे सब लोग बोल रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाए C6H6, यहाँ पे 6 से डिविजिबल करोगे तो यहाँ पे C1 मतलब CH आ जाएगा सिंपली। तो यही होता है इम्पेरिकल फार्मूला, यही होता है। अरे यार ऐसा ना लिखूँ ना, बेइज्जती इससे भी हो जाए। C1H1 ये बेस्ट तरीका है। मान लो C4H8, मान लो ब्यूटेन ले देते हैं, C4H8 में जब लेते हैं C4, अब यहाँ से 2 से डिविजिबल कर देते हैं, 2 से क्या हम 4 1 4 4 2 8, मतलब हम 4 से ही कर देते हैं, 4 से ही कर देते हैं। तो मतलब C1H2 भैया। ये CH2 वो वाला मत बता देना कि ये कार्बन मॉलिक्यूल के 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड कहाँ चले जाए, ऐसा सब नहीं। ये होता है इम्पेरिकल फार्मूला, जब इसे डिविजिबल कर लो, वो रियल फार्मूला जो यन होता है, जो भैया ये रियल फार्मूला होता है, इसी तो जब डिविजिबल कर दो तो ये इम्पेरिकल फार्मूला में चेंज हो जाता है। और इम्पेरिकल फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, मतलब यन। देखो अब इससे क्या मालूम पड़ा, ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये होता है इम्पेरिकल फार्मूला। अब देखो ये बात सुनो, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिवीजन कर लो तो इम्पेरिकल फार्मूला आ जाता है। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये था, हाँ, अब इसे डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, इम्पेरिकल फार्मूला। अरे कसम से सही पतले यार, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, इसे डिवाइड कर दो तो हमें इम्पेरिकल फार्मूला मिल जाता है। हाँ बात सही है। तो भैया इससे एक हमारा फार्मूला क्या बन के आया, सी भैया N मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाई इम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बाई इम्पेरिकल फार्मूला। सर वेर यन इज क्या है, यन जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है,
मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। अच्छा सर, क्या मतलब अलग चीज, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। तो भैया हमें इतना इतना आप पे विश्वास होगा कि आप तो ये सारी चीज मॉलिक्यूलर फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला, इस पे तुम वैल्यू रख के तुम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल सकते हो और मास परसेंटेज निकाल सकते हो, पीछे का वेपर डेंसिटी निकाल सकते हो, वेपर निकाल सकते हो, मोल्स निकाल सकते हो, मोल्स एट वॉल्यूम निकाल सकते हो, एट पार्टिकल पे निकाल सकते हो, एट गिवन मास पे निकाल सकते हो, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कर सकते हो। मैं पीछे से रिवाइज करवा रहा हूँ कि इतना सारी चीज़ तुमने पढ़ लिया है और इतनी सारी चीज़ में आप तो अच्छे से पकड़ बन चुकी होगी, और पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो साथ में। इससे क्या होता है कि जो जो नए नए अभी कॉन्सेप्ट बन रहे हैं वो तुरंत पीवाईक्यू सॉल्व कर देते तो मजबूत हो जाएगा। बोलते नहीं है पीओपी लगा लो तो एक बात क्या नाम है, पेंट छूटने वाली आदत खत्म हो जाएगी। तो पीओपी लगा लो अपने माइंड में, पीओपी मतलब जो किताबों में जो अक्षर दिया उसका कॉन्सेप्ट लगाओ, अपने माइंड में भरो, ठीक है। तो भैया आज के लिए इतना ही। अब अगले टर्म पे जो हमारा स्टार्ट हो रहा है इस पे हम तो बेस क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद कंसल्टेशन टर्म पे हम स्टार्ट हो जाएंगे वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तमाम चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं, और तमाम चीज़ें साथ साथ तमाम चीज़ें पढ़ाई भी करनी है। तो भैया ऑल द बेस्ट, देखते रहें, हंसते रहें और पढ़ाई करते रहें।